हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अब नज़दीक आ रहा है। मई आज 18 फरवरी हो गई है, मई में एग्ज़ाम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक नई सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीटी 2025 के लिए, जो है पॉलिटी की विजन की 365 पीटी 365। इसे मोस्टली करंट अफेयर्स भी अपना कंप्लीट होता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी अच्छे से कवर होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको, कैसे कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन के दौर में हूँ, तो मैं पढ़ा के ऐसा कुछ पढ़ के आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं। देखो यार, 2024 में चुनाव एक ट्रेंडिंग मुद्दा था। चुनाव एक ट्रेंडिंग मुद्दा था। प्रीलिम्स के बाद चुनाव कंडक्ट कराया गया, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिली, बीजेपी और अलाइड पार्टीज़ को बहुमत मिली, जो कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। ठीक है। अब चुनाव में जब जब चुनाव होते हैं तब तब ऐसा आता है ना, नेताओं को लगता है कि एक साथ एक राष्ट्र चुनाव, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसके लिए एक हमने समिति भी गठित की, राम गोविंद, पूर्व राष्ट्रपति श्री राम गोविंद समिति के नाम से, जिनको लीड कर रहे थे, इनके नाम से एक समिति भी हमने गठित की। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन के आधार पर संसद में एक बिल पास किया गया। जब बिल पास किया गया, ये कौन सा बिल था? कहते हैं ना, सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक बिल, लोकसभा में एक बिल लाया। कौन सा लाया? लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। ठीक है। अब इस विधेयक की समीक्षा, विधेयक पास हो गया। अब इस विधेयक को पास करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। जैसा आप लोगों को पता है ना कि किसी विधेयक को पास कराने के 3 चरण होते हैं। पहले फर्स्ट चरण जो होता है ना, उसमें बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है पार्लियामेंट के सामने। वो कोई भी ला सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा ला सकती है। ठीक है। फिर उस पर फिर सेकंड में उस पर गहन चर्चा होती है। उस गहन चर्चा के बाद एक समिति बना दी जाती है। उस समिति को ये आदेश दिया जाता है, ये अधिकार दिया जाता है कि वो देखे कि चुनाव, ये जो बिल आया है, ये बिल के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या सुधार हो सकता है। फिर इसके बाद इस पर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कराने के बाद फिर इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देते हैं तो ये प्रॉपर कानून बन जाता है, संविधान संशोधन हो जाता है। तो इसी के बिहाफ पे ये जो कानून है ना, जो संविधान संशोधन होता है, वो 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है 3 टाइप से होते हैं। पहला जो होता है ना, कि वो साधारण बहुमत से होता है। जिसमें साधारण बहुमत में क्या है ना, कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स में 50% प्लस वन, प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% प्लस वन मेंबर होने चाहिए, जो कि एक साधारण बहुमत होता है। जबकि एक दूसरा आता है ना, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है ना, कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3% होना चाहिए किसी कानून को पास कराने के लिए। और एक होता है ना, राज्यों की सहमति। जो राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है ना, उसके लिए क्या होता है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3% और प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमति। तो ये एक मोटा मोटा बात हो गया जो बताता है संविधान संशोधन के बारे में। जो ठीक है, अब देखते हैं इस विधेयक में क्या खास बात की गई। ठीक है। वो 129वां संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधान क्या हैं। ठीक है। इसमें कुछ नए आर्टिकल्स जोड़े जाएंगे, जिसमें से आर्टिकल 82A ये जोड़ा जाएगा। ये कह रहा है ना कि एक साथ चुनाव, नए अनुच्छेद के अनुसार। ये जो 82 जोड़ा गया, इस अनुच्छेद में बताया गया कि ना, कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा राज्य विधानसभाओं के साथ एक साथ आम चुनाव कराएगी। ठीक है। अब इसमें बात आएगा विधानसभा का कार्यकाल की बात की गई। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। ठीक है। और एक और बात कही गई कि इसमें आर्टिकल 83 में संशोधन होगा। इसमें क्या होगा? इसमें असमाप्त अवधि, अनएक्सपायर्ड अवधि, मध्यम अवधि और आम चुनाव को परिभाषित किया गया है। ठीक है।
संशोधन के अनुसार लोकसभा 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से अगर भंग हो जाती है, अगर 5 वर्ष मान लो कोई लोकसभा है उसका 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने से भंग हो जाती है तो क्या होगा? तो लोकसभा के विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की तिथि के बीच की जो अवधि होगी ना उसे असमाप्त अवधि कहेंगे। तो ये असमाप्त अवधि है, नए चुनाव असमाप्त अवधि के लिए ही होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आगे लिखा भी है ना, समय से पहले विघटित के बाद मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ठीक है, उसका कार्यकाल असमाप्त अवधि तक होगा। एक आर्टिकल 172 में भी संशोधन किया गया, इसमें क्या कहा गया है, नए प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि तथा पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करती है। यही बात ना जो आर्टिकल 83 में भी कही गई है ना, वो आर्टिकल 172 में भी बात की गई है कि उसमें दोनों को परिभाषित किया गया है। एक और संशोधन हुआ है 327 में, आर्टिकल 327 में विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान कौन कर सकता है भैया? संसद कर सकती है। विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को संबंधित है। एक साथ एक चुनाव क्या है? एक साथ एक चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। इसका असर लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका, कौन कौन? लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक साथ चुनाव कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इस सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान करेंगे। मतलब सारे चुनाव एक साथ होंगे और एक दिन मतदान होगा। मतलब इसका एक पहलू एक भी है ना, इसका एक आशय नहीं कि सारे राज्य में मतलब सारे देश में चुनाव एक साथ होगा, नहीं, डेट अलग होगी बट सारे वो कहते हैं कि लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक चुनाव की डेट एक होगी, एक बार हमें वोटिंग करना होगा, ठीक है। ठीक, इससे पहले भी भारत में कुछ चुनाव हुए हैं, 4 बार चुनाव हो चुके हैं। जैसे पहली जो लोकसभा गठित तो पहली संसद गठित तो 51-52 में, फिर 1957 में हुआ, 1962 में हुआ और 1967 में। 1967-68 के बाद एक ऐसा दौर चला कि विधानसभाएं पहले भंग होने लगी। 68-69 तक आते आते विधानसभा पहले भंग हुई और 1970 में लोकसभा भी पहले भंग हुई और चक्र बाधित हो गया। तब से अलग अलग चुनाव होने लगे, ठीक है। ठीक है, और मतलब फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ आयोग गठित किए गए जिन्होंने बताया कि एक एक चुनाव कराना जरूरी है, ठीक है। उसमें से है भारत विधि आयोग, ठीक है। 1999 में 170वीं रिपोर्ट में ऐसा बताया गया, ठीक है। और 2000 में एक गठित हुआ संविधान की समीक्षा करने के लिए वेंकट चलैया समिति की अध्यक्ष, इस समिति की अध्यक्षता वेंकट चलैया ने की थी, जो संविधान में कामकाज की समीक्षा के लिए गठित की गई 2002 में। उन्होंने बताया कि यार एक साथ एक चुनाव कराते हैं क्योंकि इससे अतिरिक्त खर्च कम होगा, ठीक है। और फिर एक 2005 में संसदीय स्थायी समिति का गठन हुआ, उन्होंने भी बोला कि एक साथ एक चुनाव कराते हैं, ठीक है। फिर 2017 में नीति आयोग जब बना तो उन्होंने भी बोला कि ऐसा यार कराते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा एक ये रहा, ठीक है। इसमें दो चार चीज़ें जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा बिल है, सबसे पहली चीज़ ये कौन सा बिल है, ये पूछा जा सकता है, ये कौन सा बिल है, ठीक है। और ये मतलब कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है इसमें, या किन किन में संशोधन हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये किन चुनाव को एक साथ कराएगी। एक तो लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, ठीक है, नगर पालिका और पंचायत का एक साथ चुनाव कराएगी, ठीक है। और ये भी ऐसे यूपीएससी घुमा सकता है ना कि क्या पहली बार ये चुनाव में, नहीं, इससे पहले 4 बार हो चुके हैं। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट देगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पहले से लागू है, अब तक की 5 बार या 6 बार चुनाव हो चुके, नहीं, अब तक सिर्फ 4 बार चुनाव हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए यहाँ पे अब तक सिर्फ 4 बार चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो यही मोटा मोटा इसमें देखना था। अब दूसरा टॉपिक है कि ये राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग क्यों चर्चा में रहा। हालांकि राज्य चुनाव आयोग की चर्चा के कारण के पीछे एक कैग ने अपनी जब रिपोर्ट दी, कर्नाटक कैग कैग की रिपोर्ट जब आई, कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसे कहा गया, तो उसमें स्थानीय चुनाव को कराने में राज्य चुनाव आयोग का कमजोर पहलू देखने को मिला। इस बारे में इस वजह में राज्य चुनाव आयोग चर्चा में है। अब राज्य चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। राज्य चुनाव आयोग एक जो है ना स्वायत्त एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। ये स्थानीय स्तरों के चुनाव कराता है, ठीक है।
अब इसे कब जोड़ा गया? 73 या 74 संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। अब राज्य चुनाव आयोग को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? गार्डिकल समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। राज्य चुनाव आयोग संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? देखो, आर्टिकल 243 के 1 में भी इसकी बात की गई और आर्टिकल 243 जेड ए में बात की गई। कहता है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना का क्या कार्य है? पहला चीज ना, मतदाता सूची तैयार करना, सभी चुनाव का संचालन करना, पर्यवेक्षण करना और निर्देशन करना। ठीक है, और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। और दूसरा है ना, आर्टिकल 243 के 2, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जाता है, उसे केवल राष्ट्रपति ही हटाएगा। अब राज्य चुनाव आयुक्त का गठन जो होगा ना, वो राज्यपाल करेगा, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के सिफारिश के आधार पे करेगा उसका अध्यक्ष की नियुक्ति। जबकि उसके जब अध्यक्ष को हटाना होगा ना, तो राज्यपाल एक सहायक की भूमिका में होगा, उसको राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। अब कहते हैं ना, राज्य चुनाव आयोग के कार्य, एक न्यायोचित प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना और उसकी संशोधन करना। और तीसरा कहता ना कि SC, ST और OBC सीटों को आरक्षित करना। स्थानीय, और चौथा है स्थानीय चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेना। ठीक है, इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता में भी शामिल है। ठीक है, अगर कोई उम्मीदवार अयोग्य है तो भी यहाँ उन पर निर्णय चुनाव आयोग ले सकता है। अब कहते हैं ना, स्थानीय निकाय के चुनाव के संचालन में से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को ये सलाह देता है। ठीक है, अब इसके बाद डिलिमिटेशन की भी बात आई। डिलिमिटेशन आयोग एक आर्टिकल चर्चा में रहा, जिसमें किशोर चंद्र छंगनलाल राठौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो परिसीमन आयोग है ना, कि अगर मनमाना है या असंवैधानिक तरीकों से संवैधानिक मूल्यों का अगर उसने पालन नहीं किया तो उसको न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताएगा परिसीमन आयोग क्या है? लोकसभा विधानसभा के लिए प्रत्येक सीट की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा तय करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसे आर्टिकल 82 में बताया गया है। ठीक है, परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपा गया है, जैसे परिसीमन आयोग कहा जाता है या डिलिमिटेशन सीमा आयोग, ऐसे नाम इसको दिए गए हैं क्योंकि ये सीमाओं का निर्धारण करता है, चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है, जैसे कि आर्टिकल 82 में बताया गया है। ठीक है, परिसीमन आयोग का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जैसे संसद उस कानून के माध्यम से निर्धारित करे। अब तक 4 बार ये आयोग गठित हो चुका है। यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है कितनी बार इसका गठन किया गया। अब तक 4 बार गठित किया गया है, या 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, आर्टिकल 82 है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो जाएगी, संवैधानिक निकाय हो जाएगी। परिसीमन आयोग के जो निर्णय होता है ना, अंतिम होते हैं, इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके आदेश की प्राप्तियां जो है ना, लोकसभा राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है और इनमें संशोधन की अनुमति नहीं है। हालांकि अगर इस प्रक्रिया में अगर संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया गया है तो इसके जो निर्णय हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट में हम न्यायिक समीक्षा के अधीन रख सकते हैं। परिसीमन आयोग की संरचना क्या कहती है ना, एक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। कहते हैं कौन होगा? कार्यरत या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा कोई मनोनीत चुनाव आयुक्त, क्योंकि यार पूरे देश में चुनाव करा रहा है जो बॉडी, वो उसका तो मेंबर तो होगा ही, और जहाँ पे हो रहा है वो उसका मेंबर होगा। वो कौन? मतलब राज्यों में होगा। ठीक है, अब एक चर्चा और उठता है चुनावों को लेके, वीवीपैट का मिलान करना या ईवीएम के बिहाफ पे। तो एडीआर ने एक
याचिका दायर की, जिसमें बताया ना ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट की 100% मैच कराई जाए, तो इसको खारिज कर दिया गया। इसके कई पहलू हैं, हम जानते हैं कि वीवीपैट के बारे में क्या है, ठीक है। वीवीपैट और ईवीएम 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 जो ना एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोल आधारित उपकरण है। मतलब एक ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक मशीन के थ्रू वोट की कास्टिंग करना, ठीक है। पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोल आधारित उपकरण, ठीक है, चुनाव को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। अब यहाँ एक बात ये भी ध्यान दे लो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती है, ठीक है। और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अब वीवीपैट कब स्टार्ट हुआ? 2017 में गोवा में विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया। और 2019 में लोकसभा के चुनाव में वीवीपैट को पहली बार उपयोग में लाया गया। 2019 में विधानसभा में, गोवा में 2017 में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का यूज किया गया, और 2019 के चुनाव में पहली बार लोकसभा में किया गया, ठीक है। ईवीएम का और वीवीपैट का विकास क्रम धीरे धीरे क्या रहा? सबसे पहले 1982 में केरल के जब विधानसभा में उपचुनाव हुए, तो पहली बार इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ ये सफल रहा। जब 1989 में चुनाव आयोग में जब सुधार हुए, जब चुनाव आयोग 3 सदस्यीय समिति बनी, तो उसमें आरपीए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जब संशोधन हुआ, उस संशोधन में ईवीएम की भी अनुमति दी गई कि हाँ ठीक है, हम प्रयोग कर सकते हैं। 1989 में ईवीएम का प्रयोग कर सकते, आरपीए अधिनियम में भी बताया गया, ठीक है। और 2004 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, और तब से ये क्रम जारी है। और 2013 में केस हुआ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग ने, तब वीवीपैट को अनिवार्य कर दिया गया कि वीवीपैट साथ में लगाओ। और 2019 में चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ना, विधानसभा और या असेंबली में कोई किसी असेंबली सेगमेंट में चुनाव हो रहा है ना, तो हम ओनली 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं ईवीएम क्या था। ईवीएम की 3 पार्ट्स में थे, 3 यूनिट होते हैं। एक बार तो पहले होता है ना बैलेट यूनिट, वोट डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वोट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें 16 बटन का कीपैड की तरह एक होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें यहाँ उम्मीदवार के नाम लिखे होंगे, और यहाँ उनका चुनाव चिन्ह, और यहाँ पे बटन होगा। इसको प्रेस करते ही एक वोट हम डाल सकते हैं, ठीक है। और ये कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल यूनिट, जिसे हम मास्टर यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये मतदाता अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के पास होता है, ठीक है। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, एक ईवीएम की एक घटक है जो यह सत्यापित करती है कि किसने वोट किस प्रत्याशी को दिया, ये बस सत्यापित करती है, ठीक है। इसे पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए ठीक किया गया। ये चुनाव सुधार का एक बहुत अहम पार्ट है, ठीक है, जहाँ से बहुत सारी कमियां दूर हुई, पारदर्शिता बढ़ी, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग होना बंद हो गई, बूथ कैप्चरिंग होना कम हो गया, की संभावना कम हो गई। कम तो अब इससे नहीं हुआ, लेकिन इसकी संभावनाएं कम हो गई, ठीक है। और अब जो मत जो बेकार हो जाते थे, जैसे अवैध मत हो जाते थे, उनकी संभावना धीरे धीरे कम हुई। और एक नई चीज़ है इसमें, इसे हम सप्लाई देने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती, इसमें सिर्फ एक बैटरी लगी होती है, उसके बिहाफ पे ये कार्य करता है, ठीक है। और ये क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 मिनट में एक मिनट में 4 वोट डाल सकती है सिर्फ, ठीक है। तो ये रहा धीरे धीरे, ठीक। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती है, ठीक है। ईवीएम के गलत तरीके प्रयोग पूर्व प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना भी नहीं रहती। जो प्रोग्राम है वो है, अब अलग से इसमें कोई प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जब चुनाव होता है, तो चुनाव में हम देखते हैं ना कि कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, जैसे अधिक व्यय करना, या 5 लोगों से ज़्यादा, जैसे धारा 144 लगी होती है, तो बहुत सारे लोग एक साथ बिना परमिशन की रैली निकालना, या बहुत सारी बातें। तो इस वजह से आदर्श आचार संहिता का भी वो आ जाती है, अपनी प्रासंगिकता यहाँ बढ़ जाती है। तो यहाँ खबर रही है कि निर्वाचन
भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों तथा उसके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कहाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, ये दिशा निर्देश लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद दिया गया। आप जानते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है? क्या यह संविधान में उल्लिखित है? नहीं, ये 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में आई, सबसे पहले किया गया। प्रकृति में इसकी कैसे, ये राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से है, ये सब आम सहमति से है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का एक सेट है। ठीक है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु जारी की जाती है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद, जो भारतीय निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 324 में अधिकार दिया गया, इसके तहत वह संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, नियंत्रण की जिम्मेदारी पूरी लेता है। अब संविधान में आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि यह आम सहमति आधारित चुनाव आयोग का एक सेट है, दिशा निर्देश का एक सेट है, जो राजनीतिक दलों ने इसको आम सहमति से माना कि हाँ भाई हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ये कहता है ना, आदर्श आचार संहिता किन पर लागू होती है? सभी राजनीतिक दल, उनके उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट और सत्तारूढ़ सरकार, सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठीक है, और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां कौन कौन सी हैं? इसमें कोई नई नीति या कोई परियोजना का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। इसमें कोई नई नीति परियोजना का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। अब सरकारी कोष का उपयोग करके हम विज्ञापन नहीं जारी कर सकते हैं, या हम किसी सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम के तहत नियुक्त नहीं कर सकते हैं। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे से पहले इसको चुनावी बैठक इस बंद करना। ठीक है, अब सरकारी संसाधनों का चुनाव में गलत प्रयोग या विवेकाधीन निधि के तहत अनुदान या भुगतान नहीं कर सकता। मतलब कोई जो मंत्री है ना, वो अपने विवेक से किसी निधि को फाइनेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लागू कब तक लागू ये रहेगी, आदर्श आचार संहिता कब तक लागू रहेगी? जब चुनाव की घोषणा होने से लेकर परिणाम जारी होने तक के दिन तक लागू रहती है। ठीक है, सबसे उल्लेखनीय की इस अवधि को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस हुआ यहाँ पे, हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ 1997 में। ठीक है, इस अवधि को उचित ठहराया। इसमें बताया गया कि चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, इधर अधिसूचना जारी हुई और आदर्श आचार संहिता लग गई, और उधर चुनाव समाप्त हुआ। ठीक है, और परिणाम आए, परिणाम तक आदर्श आचार संहिता लगी रहती है। अब इसका उल्लंघन होगा तो क्या होगा? इस संहिता के उल्लंघन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, साथ ही इसका उल्लंघन करने में कोई दंडात्मक उपायों की कमी है। ठीक है, इसलिए इसे लागू करने में समस्या आती है। हालांकि कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जैसे कानून में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। जैसे कोई उम्मीदवार है, चरित्र व्यवहार के बारे में झूठा बयान प्रकाशित किया, इसके खिलाफ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123(4) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और दूसरा है ना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी प्रतिरूपण में चुनावी अपराध किया जा सकता है। तो मोटा मोटा ये बात रही आदर्श आचार संहिता की। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल मिलेंगे, और अगर ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और मतलब जो भी आपकी क्वेरीज आए, जिस सेगमेंट को समझना है उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।